ओके, तो हमने आज जॉइंट अरेंजमेंट स्टार्ट किया है सुबह 6 बजे से। इसमें वो ये कि यार देख, जॉइंट वेंचर के बारे में हमें 128 में पढ़ के आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर अकाउंटिंग होगी। वहाँ पे देख सर ने कई जगह चेंज भी करवाए थे ना, एसोसिएट को काट के जॉइंट वेंचर कर दिया था, तो वहाँ पे इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग होगी। बट जॉइंट ऑपरेशन व्हेन कम्स इनटू द पिक्चर, सो he will talk about only the joint operation under Ind AS 111। ओके, तो इसमें यही है कि जॉइंट अरेंजमेंट होता क्या। फर्स्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट whereby two or more party obtain joint control over relevant activities of an entity। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि 60% है, 40% है, 20% है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे उसको मिलके जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं रेलिवेंट एक्टिविटीज को। ठीक है, वो जो तू सोच रहा है ना कि कंट्रोल, वो कंट्रोल है, वो बाद में आएगा, वो बी पार्ट में हम पढ़ेंगे। कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट देख कुछ भी हो सकता है, या तो दो और दो से पार्टीज हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड है, जो कि उनमें कोई अरेंजमेंट हो रखा है, कोई एग्रीमेंट हो रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन रिटर्न फॉर्म हो सकता है या फिर और एविडेंस हो सकता है बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रिटर्न में हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो गया, या फिर वोटिंग पैटर्न एग्रीमेंट हो गया कि हमने देखा पिछले उसमें इन्होंने इस तरह से वोट करते हैं तो हमें उनका वोटिंग पैटर्न पता लग गया। जैसे अमित का और तेरा वो कोई हो गया कि ये बंदा, हाँ जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था जिंदल है और एक और है मेहता, तो वो दोनों आपस में ही मिलके ही लेते हैं डिसीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेहता के बिना कोई ले लेगा, तो उनको लगता है कि मेहता को मना लो तो ये भी मान जाएगा, इस तरह से वो है। ठीक है, फिर आ जाता है जॉइंट कंट्रोल। अगर इंड एस 11 जो बात करता है, इट टॉक्स अबाउट इफ अ जॉइंट कंट्रोल मींस टू और पार्टीज टेकिंग डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे रेलिवेंट एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो तुमने पहले भी पढ़ी है इंड एस 110 में। क्या होती है रेलिवेंट एक्टिविटीज, कौन सी ज्यादा रेलिवेंट है, वो बहुत मैटर करती है। एक हमने इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन देखा था ना, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस कर रखा है कि एक बना रहे हैं वो हाईवे, लेकिन उसके अंदर एक्स लिमिटेड का ही सारा कंट्रोल है, वाई का भी है। वाई का है किस बात पे है, विड्रॉ कितना करना है, ठीक है, कितना फंड लेके आना है, तो वो इतना मैटर नहीं करता जितना कंस्ट्रक्शन मैटर करती है। ठीक है, बोरोइंग का मैटर ठीक है, वो अलग बात है। फिर एक और एग्जांपल ये था कि जितने भी सारे लीगल केसेस हैं वो एक्स संभालता है, तो भाई वो भी रेलिवेंट नहीं है। वो भी रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि वो धंधा कर रहे हैं, कोई केस वेस लड़ने के लिए लॉ फॉर्म नहीं खोल रखी उन्होंने। ठीक है, इट कैन ऑल्सो दैट नो इन्वेस्टर कैन टेक डिसीजन इन हिज ओन कैपेसिटी। अकेले में वो डिसीजन नहीं ले सकता। इट मींस दैट वन इन्वेस्टर कैन ब्लॉक अदर इन्वेस्टर फ्रॉम टेकिंग डिसीजन, दूसरे को भी वो रोक सकता है। सो टू और मोर इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल। मीनिंग ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज already discussed in Ind AS 110. Question 1 to 13 for understanding of joint control. Solution 1 2 3 4 5 6 में रेलिवेंट नहीं है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के लिए, बट एक बार वैसे ही गो थ्रू कर लियो अगर तुझे लगे 15 मिनट इट विल टेक अराउंड। जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर कैसे पहचाने कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है। ऑपरेशन के लिए तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं तुझे क्रक्स बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर बंदा अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स बना रहा है, ठीक है, तो वो यूजुअली जो केस होगा ना, वो तेरा किसका होगा। अगर कोई सेपरेट व्हीकल नहीं बना रहा या फिर सेपरेट व्हीकल बना रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर सेपरेट व्हीकल बना रहा है, नहीं बना रहा, तो मतलब ये जॉइंट अरेंजमेंट है, और इसमें जो वो एसेट और लायबिलिटी है वो अपने अपने नाम पे लेंगे, जॉइंट उसमें नहीं लेंगे कभी भी। ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट ऑपरेशन, इन्वेस्टर्स शैल बी कॉल्ड एज जॉइंट ऑपरेटर्स, तो उनको हम जॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। अब बात आ जाए, तूने सेपरेट व्हीकल बनाया लेकिन एक एंटिटी नहीं बनाई, कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं बनाई, कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना ली, तो यहाँ पे भाई वो पर्सनली लायबल है एंड दे कैन नॉट होल्ड एसेट लायबिलिटी इन द नेम ऑफ द फॉर्म। ऐसा तो है नहीं, वो पार्टनर के नाम पर ही लेगा कोई जो भी बंदा होगा, एंड आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा जॉइंट ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर कहीं पे एक कॉर्पोरेट एंटिटी बना दी पूरी, वहां पे होल्ड कर सकते हो एसेट लायबिलिटी इन द नेम ऑफ कंपनी, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वहां पे हम इसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे। बस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड थे, वो देख लेना। 18वां थोड़ा ठीक था, बाकी भी ठीक ही थे, मतलब गो थ्रू कर लेना सारों को, है ना। इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी विल अज्यूम अ जॉइंट वेंचर इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट ऑपरेशन इवन इफ सेपरेट व्हीकल इज अ कंपनी। एक एक्सेप्शन आ जाती है भाई यहाँ पर भाई ठीक है, हमने बना दिया इसको ना, ये लग रहा है एकदम जॉइंट वेंचर लग रहा है, एक्स और वाई लिमिटेड ना मिलके ना एक एक्स वाई लिमिटेड बना ली, पर इतने तेज हैं ये कि जो भी उसमें इनपुट, वो जो भी उसमें प्रोड्यूस होता है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी उससे होता है, उसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जो भी उनका आउटपुट आता है या जो भी इनका इकोनॉमिक बेनिफिट आता है, दे यूज इट एज देयर इनपुट एंड दे डू नॉट सेल दैट
particular product or that particular output to anyone else except for themselves. They use it themselves. So अगर ऐसी सिचुएशन होती है पहले, तो तब भी भाई वो नहीं है. और फिर इफ कंपनी इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टर, यार जो उनका प्राइस है वो ही कंट्रोल कर रहे हैं. वो किस लिए कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा भाई कंपनी का खर्चा निकलता जाए. अगर 2 लाख रुपए लग जाते हैं ना प्रोडक्शन में, तो वो प्राइस अपना 2 लाख ही रखेंगे. इस तरह से होती हैं चीजें. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था 19 और 20, ऐसे ही वो क्वेश्चन थे. सो आस्किंग विल रिमेन सेम फॉर CFSN. अकाउंटिंग तो देख भाई जॉइंट ऑपरेशन के अंदर सेम रहेगी, कैश फ्लो कंसोलिडेट में भी और SFS में भी. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यार सिंपल है कि यहाँ पर कोई 2 बंदे कंसोलिडेट हो ही नहीं रहे हैं. वो अपने नाम पे ले रहे हैं, अपना प्रोपोर्शन ले रहे हैं, सब कुछ अपना ले रहे हैं. तो CFS और SFS में इसमें अकाउंटिंग सेम होगी, प्रोपोर्शनेट मेथड ही लगेंगे. फिर यहाँ पे सर ने एक चीज बताई थी क्वेश्चन नंबर 21 में कि वो 75,000 उन्होंने ले लिया है, 1,50,000, मतलब कि जो उनका कैपिटल है उसका भी 13% ले लिया. लेकिन हम ये मानते हैं कि यार हम नेट एसेट लेते हैं या फिर इक्विटी लेते हैं, दोनों आपस में बराबर है. ठीक है, तो हम उसका ये कैपिटल का हमें नहीं लेना चाहिए. बट फिर भी एक बार इस चीज को डिस्कस कर लेना कभी फ्यूचर में कि तुझे कैसे लिखना चाहिए. बट ये सही बात है कि यार अगर आप या तो इक्विटी ले लो या फिर वो ले लो, एक ही चीज करोगे ना, दोनों थोड़ी यार, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट एसेट्स और इक्वल टू होता है इक्विटी के. ठीक है, फिर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑपरेटर एंड जॉइंट ऑपरेटर. कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो उन्होंने आपस में करी है, तो उसके लिए सिंपल सा जो रूल होता है वो यही होता है. क्या होता है रूल? हाँ, जो रूल होता है सिंपल सा वो ये होता है कि जो देखो आप अपने साथ तो बिजनेस डीलिंग करोगे नहीं. ठीक है, अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा यार ये 2 एसेट, ये तो उसका प्रोपोर्शन है, तेरे पास थोड़ी थी एसेट. नहीं, इस तरह से सोचना ही नहीं है. ये है कि देख भाई मुझे जो मिला अमाउंट मिली वो मुझे बैंक से 32 मिल गई जब वो बिक गया. ठीक है, मतलब हम एक तरह से उसका शेयर रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स के अंदर. हम ये मान लेते हैं कि यार हम अपनी आपसे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, हम अपनी चीज को ही बेच कर अपने आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. हम ये मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमने सेपरेटली करी है उस बंदे से. तो बस वही होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेटर शेयर वी विल रिकॉर्ड इट. बैंक से आ गया, लॉस ऑन सेल आ गया और वो हो गया. फिर यही दूसरी बात यहां आ जाती है कि भाई जब आप परचेज करते हो तभी तो कुछ वो होता है ना, तब तो आपका कोई ऐसा लॉस नहीं होता. और जो भी होगा इसके अंदर परचेज में तो ऐसे एंट्री डल गई, और जो भी लॉस आया 20 रुपए का आया मान ले, तो उसको 60-40 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे. ठीक है, तो ये खत्म हो गया. फिर एक आ जाता है इसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके लिए पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है और फर्स्ट और बी दोनों कर रखी है, ये क्लियर है, इसी के अंदर ही पढ़ लेना इसको भी. अब आ जाते हैं हम इंड AS 101 पे.